तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और दूसरा होगा सेल, है ना। तो पहले मैं ये पार्ट शुरू कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर है ना, वो दो टाइप के होते हैं। ये एक मेटेलिक वायर है, जैसे कॉपर का वायर हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, सिल्वर का। ये तो वह मेटेलिक कंडक्टर। या फिर हम ऐसे करें कि एक कोई सोल्ट का एक्वा सॉल्यूशन ले लें। ये मैंने एक सोल्ट का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट। इसका कंडक्टेंस पढ़ के देखें। जैसे सपोज करो आपने NaCl एक्वस लिया हुआ है, इन दोनों को कंपेयर करना है। जो मेन डिफरेंस है वो देख लीजिए। यहां मेटल में कंडक्शन किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसमें किसकी वजह से होगा, हाँ यहां आयन है, यहाँ पे Na+Cl- जैसे, करेक्ट ना। मेटल में इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन होता है, तो कंडक्शन के बाद क्या कोई केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे आपने कॉपर का वायर लिया, फिर उसमें करंट पास करा दिया, तो क्या वो गोल्ड बन जाता है, कॉपर ही रहता है। तो यहां कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते। इसमें इसमें होते हैं। जो आपने ऐसे पढ़ा था, दो टाइप के सेल होते हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक की जो भी रिएक्शन थी वो कैसे होती थी, एक सेल लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसको बाहर सेल से कनेक्ट किया, तो अंदर रिएक्शंस होती थी या नहीं होती थी, होती थी ना। हर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शंस होती थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, है ना। अगले वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो रेजिस्टेंस बताओ इंक्रीज होगा। रीजन बताओ। तो रीजन आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि जैसे सपोज करो आपको एक टास्क मिले कि एक ट्रेन के ऊपर दौड़ना है आप लोगों को, है ना। एक तो खड़ी हुई ट्रेन है उस पर दौड़ना है, और एक चलती हुई ट्रेन है उस पर दौड़ना है। किस पे आसान है, खड़ी हुई उस पे, है ना। उसका रीजन समझिए आप कैसे, कि जो मेटल होते हैं ना, जैसे मैं आपसे बोलूं मैग्नीशियम मेटल, तो मैग्नीशियम की स्ट्रक्चर कैसी आएगी, Mg+2। ये आयंस होंगे, इन आयंस को अपन बोलते हैं कर्नल्स। याद आया, ये आयंस, इनकी पोजीशन फिक्स होगी, और इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकले, कर्नल क्या होता है, जो मेटल का एटम है उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो जो आयन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, कर्नल्स। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहां घूमते रहेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में जब आप मेटेलिक बॉन्ड पढ़ रहे थे तो एक आया था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ये वही है। इलेक्ट्रॉन का सी बना हुआ है, जिसके अंदर कौन बैठे हुए हैं, कर्नल्स। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इन कर्नल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रेशन होने से जो वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। समझे मेरी बात। एग्जैक्टली वैसे कि ट्रेन चल रही है तो उसमें वाइब्रेशन होंगे, अब आप उस पर दौड़ रहे थे, तो क्या आप आसानी से दौड़ पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे। तो ये रीजन हम देते हैं कि कर्नल्स में वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर, याद करो, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। रीजन आप बताएंगे, यहां कोई सॉलिड तो है नहीं, तो कर्नल वाला कोई इश्यू तो है नहीं, आयंस बढ़ जाएंगे। नहीं, बढ़ना जरूरी नहीं है, बढ़ना जरूरी नहीं है। मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो बढ़ेंगे नहीं। तो इसका आप रीजन देंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से इन आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये स्पीड से चलेंगे। तो ये इसके पीछे रीजन होता है। बात समझ गए। आपको अब आगे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ही पढ़ना है, ये तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं पूरा। पर शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से मैं मेटेलिक कंडक्टर लेकर आया। इसकी लेंथ मैं एल मान के चल रहा हूं, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए। सबसे पहली टर्म होती है रेजिस्टेंस। बताओ किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओम से, है ना। कंडक्टेंस ये क्या होता है, कंडक्टेंस
इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जी, और कहीं कहीं सी भी लिखा होता है। जी इक्वल टू 1/r, रिवर्स टू रेजिस्टेंस, है ना। तो ये यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मो या साइमन। सबसे कॉमन वर्ड साइमन होता है ना। एक टर्म होती है रेजिस्टिविटी। हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, फिजिक्स वाले इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। ये क्या होता है देखना, एक वायर का जो, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इसकी लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्स टू, ये पता है सबको। अब इसको हटा के मैं एक कांस्टेंट लाऊंगा, जो कांस्टेंट आएगा उसको हम बोलेंगे रो। तो रो क्या हो गया? ये, मतलब रो का फॉर्मूला लिखें तो R इंटू ए बाय एल। यूनिट देखो, ओम सेंटीमीटर। हमारे जो कॉमन यूनिट्स हैं वो सीजीएस वाली होती हैं, सेंटीमीटर ज्यादा चलता है ना। वो तो मीटर में भी करेक्ट होगा वो तो। अब आप सोच के बताएं, ये जो रो है वो इस पे डिपेंड करेगा क्या? ए और एल पर? नहीं करेगा। कैसे? तो आप देखो, जब आपने ऐसे लिखा था तो उसके बाद एक कांस्टेंट आया था। इसको हम कांस्टेंट तभी बोल सकते हैं जब इन सब चीजों पर वो डिपेंड ना करे। तो जो रो है वो वायर ऑफ लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। एक मेटल का इतना होता है तो इतना ही होता है, फिर आप वायर कैसा भी लो, है ना, चाहे पतला ले चाहे मोटा ले। जैसे रेजिस्टिविटी है, ऐसे ही एक टर्म होती है, बताओ, कंडक्टिविटी, जिसको जैसे कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये क्या होता है? 1/रो, बिल्कुल सही बात है, 1/रो। तो इसकी यूनिट क्या हुई? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये अपन बोले एस सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। के इक्वल टू, ये रो की वैल्यू पुट करो यहां पे, 1/r इंटू एल बाई ए, या आप इसको बोल सकते हैं जी इंटू एल बाई ए। सही बात है। लेकिन ये सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं हम? वायर के लिए। जबकि हमें पढ़ना क्या है? हमें इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है। तो इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे अप्लाई करते हैं वो देखना। आपको एक सेल लेना है, एक कंटेनर लेना है। कंटेनर कैसा लोगे? जिसका बेस है ना या तो स्क्वायर जैसा हो या रेक्टेंगल जैसा हो, गोल कंटेनर नहीं लेना। यहां एकदम इसके सटा के बिल्कुल इसके पास में आपको इलेक्ट्रोलाइट रखना है। इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोड रखना है। ये इलेक्ट्रोड रख दिए, इसके बीच में आपको इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है। ये पूरे डूब जाने चाहिए। अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, मतलब बोल सकते हो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये तो हो जाता है एल, ये वाला। और जो कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया है दोनों का, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मान लो एक इलेक्ट्रोड बड़ा है एक छोटा है, तो आप कौन सा लेंगे? छोटा वाला। वैसे तो हम इलेक्ट्रोड सेम रखेंगे, पर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन बना दे जिसमें इलेक्ट्रोड अलग अलग साइज के हैं, तो जो छोटा वाला एरिया है ना वो आपको लेना है। तो ये है ना वो ए है, समझ गए। ये आप इसको फिक्स कर देते हो यहां पे, अब ये सेल आपने बना दिया हमेशा के लिए। तो ये जो एल बाय ए है वो एक सेल के लिए कांस्टेंट है, तो इसको हम बोल देते हैं सेल कांस्टेंट, है ना। कहीं आपने ऐसे पढ़ा होगा जी इंटू जी स्टार। जी स्टार ये सेल कांस्टेंट ही होता है, हर एक सेल के लिए फिक्स होता है। बात समझे? क्या जो के है वो सेल कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा? जो कंडक्टिविटी है वो सेल कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। वो आपको यही समझ में आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा तो फिर जी भी डिपेंड करेगा। एक ही तो बात हुई। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब के भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि के तो 1/रो ही है। बात समझ में आ गया? अब मान लो आपके आईओसी में एक क्वेश्चन आया, मैं दो लैंग्वेज बता रहा हूं, आप बताना कौन सी लैंग्वेज सही है। वो बोलता है 0.1 एम LiCl और 0.1 एम सीजियम क्लोराइड, इनकी कंडक्टेंस कंपेयर करिए।
पहला क्वेश्चन था। दूसरा था इनकी कंडक्टिविटी कंपेयर करिए। क्या मतलब हुआ? लैंग्वेज कौन सी सही है? कंडक्टिविटी पूछना चाहिए कि कंडक्टेंस पूछना चाहिए? कंडक्टिविटी। जब मैं पूछूं इनकी कंडक्टेंस कंपेयर करिए तो आप बोलोगे सर सेल कांस्टेंट बताओ पहले। सही बात है ना, क्योंकि कंडक्टेंस तो सेल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। या तो ये बोलते दोनों को सेम सेल में लो फिर कंपेयर करो। इससे बेटर क्या है, कंडक्टिविटी बताइए। अब बिल्कुल आसान है, बात समझ गए ना? कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। चलो मैंने लिख दिया है तो बता दो किसकी ज्यादा है। ये एक्वस सॉल्यूशन है दोनों। बी की ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात। कैसे? कि देखो Cl माइनस तो कॉमन है, इससे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर जो आयन है वो है Li प्लस एक्वस और नीचे है Cgm प्लस एक्वस। दोनों की साइज बताइए, किसकी बड़ी? Cgm की नहीं, हाँ एक्वस में लिथियम की, इसकी बड़ी। वैसे तो Cgm बहुत बड़ा होता है लिथियम से, पर एक्वस मीडियम में इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या, हाँ इसका काफी ज्यादा हाइड्रेशन हो जाता है। तो फिर बताओ मोबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा इनका? रिवर्स। कॉइन जितना छोटा होगा उतना फास्ट चलेगा। मोबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी है। आयन जितना फास्ट चलेगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी आएगी। इस बात को समझ गए? अभी ये जो टर्म है ना वो हमारे ज्यादा काम की है नहीं अभी, क्योंकि केमिस्ट्री में तो जैसे ऐसे होता था, एक सॉलिड है मतलब कॉपर का वायर है, तो कॉपर के वायर की कंसंट्रेशन बदल सकते हो क्या आप? एक कॉपर का वायर है मतलब सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन बदलती है क्या कभी? नहीं बदलती ना। याद करो उसका एक्टिव मास आप यूनिट मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। बात समझे? लेकिन अपने केमिस्ट्री में तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट आप ज्यादा कम डाल के कंसंट्रेशन बदल सकते हो। और कंसंट्रेशन बदलने के बाद ये कैसे बदलेगा इसकी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। समझे? इसलिए हमें एक और टर्म पढ़नी पड़ेगी जिसमें कंसंट्रेशन आनी चाहिए। बताओ टर्म कौन सी है? बिल्कुल सही बात। तो फिर अगली जो टर्म आती है वो आती है मोलर कंडक्टेंस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम और ऐसे लिख देते हैं, बोलते लैम्डा एम ही। इसका फॉर्मूला सीधे सीधे याद करना है हमें। किसी को याद है तो बोलो। लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000/m। लेकिन इसके साथ ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि इसकी यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये 1000 कहां से है बताऊं? ये सेंटीमीटर इनवर्स में था। साइमन और नीचे कौन था? सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर तो लेंथ की यूनिट हो गई, तो वॉल्यूम क्या आएगी? तो क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब। सही बात है। लेकिन मोलरिटी में क्या आता है? मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर में है, तो आपको इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबको पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए ना? इसीलिए ये 1000 से डिवाइड किया गया था। सेंटीमीटर नीचे है, डिवाइड करोगे सेंटीमीटर को तो ऊपर चला जाएगा वो। मान लो के की यूनिट है ना, वो दे रखी हो साइमन डेसीमीटर इनवर्स, तो सबको ये बात पता है कि 1 dm³ इक्वल टू 1 लीटर। याद है कई बात? अब फॉर्मूला क्या आएगा? आप बोलोगे तो ऑलरेडी लीटर में ही है, तो अब आपको 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही हो जाएगा। सही बात है क्या? मान लीजिए अब ये पूछे आपसे कि के की यूनिट है साइमन मीटर इनवर्स, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब वो जो मीटर क्यूब है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या फॉर्मूला बनेगा? लैम्डा एम के, सही है। तो अच्छे से पहले के की यूनिट चेक करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे।
मोस्टली क्वेश्चन तो सेंटीमीटर में ही चलेंगे, लेकिन अगर वो चेंज कर दे तो आप पूरा अच्छे से ध्यान देंगे कि यूनिट क्या दे रखी है हमें। ये फॉर्मूला हमें याद करना है। बिल्कुल ऐसे ही कंसंट्रेशन टर्म एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर्मूले में लैम्डा ई क्यू के इंटू 1000, उसके बजाय क्या जाता है, एन आ जाता है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, के इंटू 1000 एम इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये पता ही होगा, एन इक्वल टू एम इंटू वैलेंसी फैक्टर। ओके, ये क्या बन गया, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम बाय वैलेंसी फैक्टर, या हम बोले लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूं, वो देखो। जैसे बताओ, एक सब्सटेंस है आपके पास AlCl3, इसका मोलर मास क्या होगा। आप बोलेंगे 27, ये तो एल्यूमिनियम का 35.5 इंटू 3, ऐसे करोगे। अब मैं आपसे पूछूं इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ Al प्लस 3 प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl माइनस। कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना। इक्विवेलेंट मास होता कैसे है वैसे, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। यहां एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है, Al प्लस 3, और क्लोरीन है Cl माइनस। सही है क्या। एल्यूमिनियम का हो जाएगा 27/3 और क्लोरीन का 35.5। देखो कितने क्लोरीन थे इसमें, 3। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जो भी है, एक इक्विवेलेंट इसका लेना है, एक इक्विवेलेंट इसका लेना है। समझ गए। इसका ऐसे भी कर सकते थे आप, पूरे का एक साथ, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास, पूरे का मोलर मास अभी आपने कैलकुलेट किया था 27 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय पूरे का वैलेंसी फैक्टर। सोल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है वहां पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है इस पे, +3, नेगेटिव भी +3 है, तो 3 से डिवाइड किया। आप बताओ, ये इंटू 3 भी करो, ये ना पूरा लिखो। ये बताओ 27 मतलब 27/3 प्लस 35.5 आ रहा है क्या, दोनों सेम आ रहे हैं क्या। ये बात समझ में आई है। वापस एक एग्जांपल समझो। आपसे कोई बोले कि H2SO4 है, पहले इसका मोलर मास बताओ, मोलर मास। तो आप लिखे 2 + 96 इक्वल टू 98, 2 इसका और इसका इक्विवेलेंट मास बताओ। आप बोलोगे इसमें कितने हाइड्रोजन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो एक हाइड्रोजन लेंगे, एक दूसरा लेंगे। सही बात है। हाइड्रोजन एक लिया मैंने, तो उसका चार्ज क्या है, +1, तो उसका इक्विवेलेंट मास क्या आया, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, मतलब 1। दूसरा एन है इसमें सल्फेट, सल्फेट का चार्ज क्या है, -2, मतलब वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। तो इसका वेट था 96, 96/2, बोलो कितना हो गया, 49। मैं इस बात को समझा रहा था कि जब इक्विवेलेंट लेते हैं ना, तो उसमें चाहे कितने भी आयन हो, हम एक ये लेते हैं, एक ये लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है K4Fe आपसे इसका इक्विवेलेंट मास पूछे, तो पोटेशियम का चार्ज क्या है, 1, तो इसका तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास सेम ही आएगा 39, प्लस इसका पूरे का मास जो भी आ रहा है, मान लो M आ रहा है, 22 का चार्ज। अब यहां 4 पोटेशियम होने का कोई फर्क नहीं पड़ा पोटेशियम पे, बात समझे क्या। अब इससे मैं 2-3 बातें समझाता हूं, देखो। पहले बात तो एक फॉर्मूला समझाता हूं। ये क्या है, एक इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस। क्या है, एक इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस, जो भी सोल्ट था उसमें एक इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस। और ये जो है वैलेंसी फैक्टर, ये क्या बताता है कि एक मोल में टोटल कितने इक्विवेलेंट्स हैं। वैलेंस फैक्टर ये तो होता है, जैसे H2SO4 है, इसका वैलेंस फैक्टर 2 है।
टू ही है ना। तो इसमें इक्विवेलेंट्स कितने हैं, इसके एक मोल में इक्विवेलेंट कितने हैं, तो आप लिखते हो इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल कितना लिया था मैंने 1, और वैलेंसी फैक्टर 2 आई नहीं आई, इसके एक मोल में 2 आई नहीं आई, नहीं समझे। 1 मोल H2SO4 में कितने इक्विवेलेंट्स हैं, तो आप कैसे लिखोगे, इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल 1 वैलेंसी फैक्टर 2। तो ये तो एक इक्विवेलेंट के कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये टोटल क्या आ गए, उसमें कितने इक्विवेलेंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कंडक्टिविटी आ जाएगी उसकी, जिसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसलिए एक्सप्लेन किया है कि मान लो स्लिप हो जाए ना, ये स्लिप होने के खूब चांसेस है, ऐसे देखते हैं यार वैलेंसी फैक्टर किधर मल्टीप्लाई होगा, तो बता रहा हूं कि ऐसे आप सोच सकते हो इस चीज को, और भी अच्छे तरीके से सोच सकते हो। देखो AlCl3, इसका लैम्डा एम लिख रहा हूं मैं, लैम्डा एम ऑफ AlCl3 इक्वल टू लैम्डा एम ऑफ Al प्लस 3 प्लस 3 इंटू लैम्डा एम ऑफ Cl माइनस। इस बात में कोई डाउट, ये मोल हैं, सारे मोल लिखने पड़ेंगे जितने भी हैं। तो यहां Cl कितना मोल था, 3 मोल, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने मोलर मास लिखा था तब ऐसे नहीं किया था, 27 प्लस 35.5 इंटू 3, ऐसे किया था ना, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं। अब इसका लेमडा EQ लिखना है, मान लो लेमडा EQ ऑफ AlCl3, बताओ कैसे करोगे, लेमडा EQ ऑफ Al प्लस 3 प्लस लेमडा EQ ऑफ Cl माइनस। एग्जैक्टली जो इक्विवेलेंट मास में कर देते वही काम कर रहा हूं मैं, मतलब कुछ नया काम नहीं कर रहा, आप सोचो कि हाँ ये चीज नई आ गई इसको याद करते हैं, ये काम हमेशा से ऐसे करते आ रहे थे। बात समझे क्या, देखो Al2SO4 थ्राइस ऐसा लिखा था, लैम्डा एम बताओ इस पूरे का, लैम्डा एम 2 इंटू लैम्डा एम ऑफ Al प्लस 3 प्लस 3 इंटू लैम्डा एम ऑफ, जो काम मोलर मास में किया था, इसका मोलर मास लाता ना तो मैं कैसे करता, 27 इंटू 2 प्लस 96 इंटू 3, ऐसे मोलर मास लाता। जब मैं इक्विवेलेंट मास लिखता तो एल्यूमिनियम कितने हो उससे कोई फर्क नहीं, एक एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट प्लस एक सल्फेट का इक्विवेलेंट, मतलब अगर मुझे यहां इसका लैम्डा EQ लिखना है तो लैम्डा EQ ऑफ Al प्लस 3 प्लस लैम्डा EQ ऑफ SO4 माइनस 2, बस समझ गए, ध्यान रहेगी बात अब। हाँ उससे समझना, मोलर मास इक्विवेलेंट मास से फिर तुरंत याद आ जाएगा आपको। यहां से एक एग्जांपल करना है हमें, मान लो ऐसा दिया गया, लैम्डा एम ऑफ Al प्लस 3 इक्वल टू 150, लैम्डा एम ऑफ Cl माइनस इक्वल टू 50। अब पूछा फाइंड लैम्डा एम ऑफ AlCl3 एंड लैम्डा एम ऑफ Cl माइनस। सभी से हो जाएगा, करके देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं दो तरीके से सोल्व कर रहा हूं, आप बताना कौन सा तरीका सही है या ज्यादा सही है। सबसे मैंने बोला कि लैम्डा एम का तो एक ही तरीका होता है कि हम लैम्डा एम ऑफ Al प्लस लिख दें प्लस लैम्डा EQ ऑफ सॉरी लैम्डा एम ऑफ Cl माइनस लिख दें, इनटू जितने हैं इनसे मल्टीप्लाई कर दें। ये दिया हुआ है 150 प्लस 50 इंटू 3 इक्वल टू 300, ये मैंने लैम्डा एम कैलकुलेट करा। लैम्डा EQ में दो तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड देखो, मैंने बोला कि लैम्डा EQ ऑफ AlCl3 इक्वल टू लैम्डा एम ऑफ AlCl3 बाय 3, एक साथ। ये अभी अभी कैलकुलेट करा था क्या आपने, कितना था 300 बाय 3 इक्वल टू 100, एक तो ऐसे किया। दूसरा मैंने ऐसे बोला कि नहीं मैं ऐसे करूंगा, लैम्डा EQ ऑफ AlCl3 इक्वल टू लैम्डा EQ ऑफ Al प्लस 3 और लैम्डा EQ ऑफ Cl माइनस, एक एक इक्विवेलेंट ले लेंगे। इसका चार्ज 1 है,
चार्ज 1 है तो इसका लेमडा एम और लेमडा इक्यू सेम ही आएंगे, लेकिन इसका जो लेमडा इक्यू है वो क्या हो जाएगा, 150 बाय वैलेंसी फैक्टर 3 इक्वल टू 50। ये भी 50 आ गया, ये भी 50 आ गया, कितना हो गया 100। कौन सा मेथड सही है? सही तो दोनों ही है, दोनों से सेम आंसर आ रहा है, तो एक गलत कैसे हो सकता है? लेकिन हम कौन सा फॉलो करने वाले हैं आगे से, फर्स्ट की सेकंड? हमेशा फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। समझ गए? इतना ही ध्यान रख लो, सेकंड में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है और हो ही जाती है अच्छे से, लेकिन फर्स्ट से कभी गड़बड़ नहीं होती। कब गड़बड़ होती है वो देखो आप। आपके पास ये डेटा थे, इधर तो आयन और इनके लैम्डा दे रखे हैं, Na+K+ C2O4-2 X Y Z ऐसे में दिया हुआ था। ओके, अब आपको इसका लैम्डा इक्यू पता करना है। लैम्डा इक्यू पता करते हैं, किसका लिखा ही नहीं है तो। लैम्डा इक्यू पता करना है ऑफ Na-K-C2O4। क्या नाम हुआ उसका? सोडियम पोटेशियम ऑक्जिलेट। इसका आपको पता करना है। मैं मेथड 1 फॉलो करूं पहले, मैं इस पूरे का लैम्डा निकाल लेता हूं। लैम्डा टोटल बोलो, सोडियम कितना है X, ये पोटेशियम Y और ये Z, सारे एक एक ही है, ये तो एक ये एक ऑक्जिलेट। अब मैंने लिखा लैम्डा इक्यू इक्वल टू लैम्डा एम बाय वैलेंसी फैक्टर। सही बात है? बोलो बताओ, X + Y + Z/2। ये मेथड 1 से किया मैंने, अब मैं मेथड 2 से कर रहा हूं। मैं लिखूंगा लैम्डा इक्यू इक्वल टू लैम्डा इक्यू ऑफ Na+ लैम्डा इक्यू ऑफ K+ प्लस लैम्डा इक्यू ऑफ ऑक्जिलेट। सही है? बोलो, इसका चार्ज 1 है तो जो लैम्डा एम आएगा उतना ही लैम्डा इक्यू आएगा। इसका चार्ज 1 है, इतना ही लैम्डा इक्यू आएगा। इसका चार्ज 2 है तो ये हो जाएगा Z/2 लैम्डा इक्यू इसका। कोई दिक्कत? अब ये सब ऐड कर दो, बोलो क्या है? X + Y + Z/2। क्या दोनों से सेम आंसर आ रहे हैं? अलग अलग आ गए। अब यह है कि सही कौन सा है, फर्स्ट वाला। इसलिए ये जो दिक्कत आती है वो आती है मिक्स सोल्ट में। ये एक मिक्स सोल्ट था, आयुष में पढ़ा था ना मिक्स सोल्ट। क्या होता है मिक्स सोल्ट? जहां दो, नहीं दो पॉजिटिव तो कई बार आ सकते हैं, ऐसा क्या है? मैं पहचानता हूं, याद मिक्स सोल्ट में H+ का, इसमें तो H+ है ही नहीं। मिक्स सोल्ट समझने का तरीका, वहां जो एक आयन है, जैसे यहां ऑक्जिलेट है C2O4-2, कितना नेगेटिव चार्ज है? 2। इन दो नेगेटिव चार्ज को अलग अलग कैटन सेटिस्फाई करें तो होता है मिक्स सोल्ट। इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एक तो Na+ और एक K+। जैसे देखो, ये कंपाउंड पढ़ा है आपने, ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसमें इसकी स्ट्रक्चर ये है CaOCl Cl, मतलब कैल्शियम +2 कैटायन है और एनायन कौन है? OCl- Cl-। इस पर +2 चार्ज था, अगर उसको अलग अलग एनायन सेटिस्फाई करें तो क्या बन जाता है? मिक्स सोल्ट बन जाता है। अब शायद पहचान लोगे आप मिक्स सोल्ट देखते ही। ऐसे में ये गड़बड़ हो जाती है सारी, इसलिए आपको हमेशा कौन सा फॉलो करना है? फर्स्ट वाला मेथड, आगे से याद रखेंगे। अब मैं जो इसका मेन पार्ट है ना उस पे आता हूं, वो समझ के फिर हम एग्जांपल्स पे आएंगे। और ये जो मेन पार्ट है ना, बस वो ही एक ऐसा पार्ट है जो जिसपे कंफ्यूजन रहता था। बाकी तो ये कंडक्टिविटी तो सिंपल पार्ट है। कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये अपने को देखना है ना।
कुछ फैक्टर शुरू के बिल्कुल आसान होंगे, आप देखते बता दोगे। सबसे पहले मैंने फैक्टर बोला चार्ज ऑफ आयन, आयन का चार्ज, चार्ज ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी, अरे चार्ज कोई तो उठाकर लेके जाना है दूसरी जगह पे, कोई बिना चार्ज लेके घूमे तो वो कंडक्टेंस होगा क्या? तो चार्ज जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। आईओसी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने ऐसे खूब सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, पता है ना ये बात है? समझाता हूं, देखो मैं वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले क्वेश्चन याद दिलाऊं कि जैसे मान लो ये है आपके पास K4FeCN6, K3FeCN6, एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक फेरिसाइनाइड है, ओके। चार आयन, पहले इनको ही कंपेयर करें। मान लो इनकी कंडक्टिविटी कंपेयर करनी है आपको, तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा बताओगे? तो सबसे पहले तो देखते हैं नंबर ऑफ आयन्स, जितने ज्यादा आयन कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। इसमें कितने आयन हैं? इसमें कितने हैं? ये ज्यादा हो जाएगा। अब जब नंबर ऑफ आयन सेम हो जाए, जैसे सपोज ये देखो आप NaCl और KCl तो सेम ही आएगा ना, कैल्शियम सल्फेट तो पीपीटी बन जाएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सोल्ट बताओ जो सोल्यूबल होते हैं, ये ले लो, ठीक है ठीक है, नहीं तो सेम ही आएगा। ऐसे देखो AB, एक तो ऐसे है CD+2 - 2 ऐसे, दो सोल्ट है, एक AB है एक CD है, ये कितने आयन देगा? 2, एक प्लस एक माइनस। ये कितने आयन देगा? ये भी 2 देगा। लेकिन यहां कैटन आयन का चार्ज +2 - 2 है या +1 - 1 है? अब किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा? नीचे वाले की। अब इनको डाउट है कि सर इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा ना, तो मैं इसको समझा देता हूं ऐसे कि देखो आयन का काम है यहां से यहां जाए, मतलब चार्ज को लेकर जाए। आपके पास दो टाइप के आयन थे, A+3 और B+। डेफिनेटली इसका हाइड्रेशन काफी ज्यादा होगा क्योंकि ये +3 है, इसका हाइड्रेशन कम होगा क्योंकि इस पर चार्ज डेंसिटी कम है। मैं आपसे पूछूं कि मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो आप क्या बोलेंगे? बी की। पर ये एक राउंड में कितना चार्ज लेकर जाता है? +1। ये एक राउंड में 3 लेकर जाता है, धीरे चल रहा है लेकिन 3 को एक साथ लेके जा रहा है। फाइनली जब कैलकुलेशन आती है तो पता चलता है कि ये धीरे चल रहा था लेकिन +3 लेकर गया। इसको +3 ले जाने में 3 चक्र काटने पड़ते हैं, तो फाइनली ये चार्ज वाला फैक्टर ऊपर निकल जाता है। ऐसा ही केस है, मान लो जैसे यहां से हम अपना सामान कहीं लेकर जाएंगे, घर का सामान खूब सारा, कोई सोचे कि मैं कार में लेके जाऊंगा, कार फास्ट चलती है। कोई सोचे नहीं मैं तो ट्रक में ले जाऊंगा, ट्रक स्लो चलता है, कोई बात नहीं। अब जो ट्रक में लेकर जाएगा ना वो धीरे धीरे जाएगा लेकिन एक बार में रख के आ जाएगा, कार वाला 10 चक्कर काट रहा है। ऐसा ही केस ये है। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ आयंस, दूसरा चार्ज देखेंगे, समझ गए? नंबर ऑफ आयंस और चार्ज अगर सेम आ जाए फिर किस पे आते हैं? साइज के ऊपर। साइज जितनी बड़ी कंडक्शन उतना ही कम। जैसे ये बताओ कौन अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है? बोलो Cl तो कॉमन, एक्वस लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा वाला अच्छा है? नीचे वाला। टेम्परेचर का रोल बताओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टेंस बढ़ती है, ये वाली तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आयंस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो कंडक्शन कम होगा, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए तो फ्री आयन चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स उनको फ्री नहीं होने दे रहा, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा हो तो आयंस को तैरने में दिक्कत आएगी, अगर मीडियम विस्कस है तो। ये तो बहुत बेसिक वाले थे, ये आपको पता है सारे, मैंने केवल याद दिलाए। अब जो मेन पार्ट है वो है बिल्कुल इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अब पूरा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ेंगे आप लोग।
अभी आपने एक एग्जांपल किया था 1m NaCl, कंडक्टेंस चेक कर रहे थे ना। मैं थोड़ी सी कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम है, इनके मुझे कापा चेक करना है बच्चों, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी, खुद ही सोच के बताओ। पानी में एक में थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, एक में ज्यादा डाला हुआ है। अब अपन कंडक्टेंस चेक करें, कंडक्टिविटी चेक करें, मतलब पानी में हाथ डाल के देखते हैं करंट पास करके, कब झटका तेज लगेगा। इस वाले में रीजन यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा आयन है, समझ आएगा ना। यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा आयन रखोगे के उतना ही ज्यादा आएगा, क्योंकि के किस पर डिपेंड करता है, यूनिट वॉल्यूम में कितने आयन्स हैं। कोई डाउट इसमें? ओके। अब इनमें से डाइल्यूटेड कौन सा है, ऊपर वाला, मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर के कम हो जाता है। ऐसे समझो इसको कि कापा ऑफ NaCl सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, कापा ऑफ Na प्लस कापा ऑफ Cl माइनस कापा ऑफ, यहां जो पानी भरा हुआ है, पानी में घुला था ना, इन सब का सम है ना, वो ये बनेगा। मान लीजिए ये वैल्यू है ना, वो 70 है, ये 80 है, और ये 5 है, कितना बन गया 155। ये तब था जब आपने 0.2m सॉल्यूशन लिया था। अब नेक्स्ट टाइम आपने 0.1m सॉल्यूशन लिया, मतलब आपने क्या किया होगा, वॉल्यूम डबल कर दिया होगा पानी डाल के, वॉल्यूम डबल तो मोलरिटी हाफ। तो बताओ अब जो सॉल्यूशन में K प्लस है, पहले से हाफ वे के नहीं हुए, चुप कैसे हो जाते हो। अरे मैंने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ था, कैसे, इस वाला, मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया पानी डाल के, तो अब जो यूनिट वॉल्यूम में Na प्लस आएंगे वो पहले से हाफ होंगे कि नहीं होंगे, मोलरिटी हाफ होगी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में हाफ हो गया उनका नंबर, हाफ हो गए तो जो के है वो भी हाफ हो जाना चाहिए, सही बात है ना। तो ये कितना आ जाएगा 35 प्लस 40 प्लस, तो देखो सुनो, सबसे पहले बात तो जो सोलवेंट का होता है ना वो काफी कम होता है कंडक्टिविटी, तो जनरली तो हम सोलवेंट को नेग्लेक्ट करते हैं। कम होने के पीछे रीजन कि प्योर वाटर एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या, नहीं, प्योर वाटर में H प्लस इक्वल टू 10⁻⁷ OH माइनस इक्वल टू 10 ये है, और ये कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके से नेग्लिजिबल है, इसका काफी कम होता है। अगर मैं डाइल्यूट करूंगा तो वाटर में H प्लस OH माइनस बढ़ जाएंगे क्या, या ये तो हमेशा इतने रहेंगे, उतने रहेंगे। ये तो जो H2O मोलिक्यूल है ना, उससे कंडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, वहां कंडक्शन कौन करेंगे, ये करेंगे। ये अभी भी उतने ही है जितने पहले थे, समझ गए क्या। जैसे बोले थे वाटर का बढ़ जाएगा ना, वो अमाउंट बढ़ी है बच्चों, जो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस बढ़े हैं क्या। जैसे इस सॉल्यूशन की पीएच मान लो 7 है, तो इससे 7 होगी कि नहीं होगी, 7 ही होगी। अरे ये वो सोल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, ये हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता इसको डालने से पीएच पे, याद आ रहा है। ये 5 ही रहेगा, कितना आ गया 80। 80 का मतलब ये हुआ कि लगभग लगभग हाफ हो गया, जब मैंने कंसंट्रेशन को हाफ करी, लगभग लगभग हाफ हो गया ना, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, पर ऐसे थ्योरेटिकली बोल सकते हो कि लगभग हाफ हो जाएगा जब आप वॉल्यूम डबल कर देंगे। क्लियर है। फाइनली एक बार वापस कंक्लूड करते हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर कापा कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, लगभग लगभग हाफ हो जाता है, अगर आप कंसंट्रेशन हाफ कर दे, वॉल्यूम डबल कर दे। अब लैम्डा एम का फॉर्मूला याद करो, के इंटू 1000/m। जब आप डाइल्यूशन करते हो तो एम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कम हो जाता है। मोलरिटी मतलब पानी डालोगे तो क्या होगा, मोलरिटी कम हो जाएगी। और के पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी कम हो जाता है। अगर ये दोनों कम हो रहे हैं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई तो बोल रहे देखो दोनों कम हो रहे हैं तो वो कम होएगा ही फिर तो,
ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ऐसे बोल रहे तो वो आप देखें, ये भी कम हो, ये कम होता और ये बढ़ता तो ये डेफिनेटली कम होता, लेकिन ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। अब इस बात पर हाँ डिपेंडेंस जाएगी कि ज्यादा कम कौन होता है। देखो बच्चों, जब मैंने वॉल्यूम को डबल किया था तो मोलरिटी तो सीधा सीधा हाफ हो गई थी, हुई थी या नहीं हुई थी? लेकिन ये एग्जैक्टली हाफ नहीं हुआ, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब ये तो हाफ हो गया, लेकिन वो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है। मान लीजिए ये 1/2 हो गया, और ये कितना हुआ? ये 1/9 हुआ। इतना कम नहीं हुआ ना ये? नहीं समझ रहे? तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना रहे? अब ये इतना रहा, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है। समझो बच्चों इस बात को सही से, कि एम भी कम होता है, के भी कम होता है, एम में कमी ज्यादा होती है। आप वॉल्यूम डबल करते हैं तो एम तो 100% आधा हो जाता है, M1V1 इक्वल टू M2V2 से सोल्व कर लो। लेकिन ये वाला परफेक्टली हाफ नहीं होता, हाफ से थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब ओवरऑल ऐसा करने पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी सी बढ़ेगी या खूब सारी बढ़ेगी? थोड़ी सी बढ़ेगी बस। तो डाइल्यूशन के साथ साथ एक सॉल्यूशन का लैम्डा एम बढ़ता रहता है। तो लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? हाँ, अरे वो आ जाएंगे यार, इधर देखो। लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? आप डाइल्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसीलिए आपने कहीं पढ़ा होगा कि लैम्डा एम नोट, मतलब इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा इनफाइनाइट। ये दोनों एक ही बात है। इसको ये टर्म बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। पढ़ा है आपने कहीं ये ऐसा? वो कर लेगा, उसको ये काम भी सीखना है क्या? इधर ध्यान दो सब। ये देखो, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्यों बोलते हैं इसको? सब लिमिट में है। क्योंकि डाइल्यूट करते करते लैम्डा एम बढ़ता जा रहा था, तो लैम्डा एम की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो ये मिली हमें। मैक्सिमम ये लिमिट आ गया, इसके आगे आप नहीं जा सकते। समझे मेरी बात? कंक्लूजन क्या निकला? कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो के की वैल्यू हमेशा कम होती है। रीजन बोलो। यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाते हैं, लेकिन लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन की कमी बड़ी होती है एज कंपेयर टू के की कमी। समझ गए ना? अब आपसे कोई बोले कि आप ये बोल रहे हो कि डाइल्यूशन के साथ लैम्डा एम बढ़ेगा, सही बात? तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सच है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सच है, या दोनों के लिए सच है? कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ा है बोलने पे है, बोलो। हाँ, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। आप इलेक्ट्रोलाइट कोई भी लो, डाइल्यूशन के साथ लैम्डा एम बढ़ेगा। हाँ, ये पूछ सकते हैं किसका ज्यादा बढ़ेगा, डाइल्यूशन के साथ किसका लैम्डा एम ज्यादा बढ़ेगा, वीक का या स्ट्रॉन्ग का? तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग है ना, वो तो पहले से 100% आयोनाइज होता है। अब वो जो बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि मोलरिटी कम होती जा रही है ना। स्ट्रॉन्ग का लैम्डा एम क्यों बढ़ रहा है डाइल्यूशन के साथ? क्योंकि मोलरिटी कम होती जा रही है, और वो मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के साथ एल्फा बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओस्टवाल डाइल्यूशन लो याद करो, कि जितना पानी डालोगे उतने ज्यादा आयन मिलेंगे। तो वहां लैम्डा एम ज्यादा बढ़ता है, बिकॉज एक तो मोलरिटी कम हो रही है, सही बात है। दूसरा, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा इफेक्टिव वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हुआ ये। समझ गए बात? थ्योरेटिकली मैंने आपको ये समझा दिया क्या, कि डायल्यूशन के साथ लैम्डा एम बढ़ता है। लेकिन अब वो पूछा गया कि चलो कैलकुलेशन करके बताओ कितना बढ़ा। अब सांस पड़ने लग गई यार। है ना? अब ये पूछा गया ठीक है, डायल्यूशन के साथ लैम्डा एम बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा कैलकुलेट करके बताओ। तो कैलकुलेट करने का कोई तरीका है अपने पास? है।
कैलकुलेट करने का तरीका है अपने पास, हम बता सकते हैं कितना होगा, और वो है डिबाई हक्कल ऑनसेंगर इक्वेशन। इन साइंटिस्ट ने मिलकर एक इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन, हो सकता है ऑनसेंगर नाम ना लिखा हो नोट्स में, लिखा है हाँ। इन लोगों ने एक इक्वेशन दी, उससे हम परफेक्टली बता सकते हैं कि किस कंसंट्रेशन पे कितना लैम्डा एम आएगा, और वो इक्वेशन है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नोट। तो एक तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये इक्वेशन क्या है, क्या काम आ रही है इक्वेशन, तो आप कैसे समझाएंगे कि हमें ये बात तो पता थी कि डायल्यूशन के साथ लैम्डा एम बढ़ता है, लेकिन वो कितना बढ़ता है, उसकी अमाउंट क्या आती है, वो हमें नहीं पता, तो उसके लिए ये इक्वेशन काम आएगी। तो ऑनसेंगर इक्वेशन का पहला काम तो यही है। ये क्या है बताओ, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, बी एक कांस्टेंट है ना। और बी के लिए भी एक बात ध्यान रखनी होती है कि जैसे ये देखो सोल्ट NaCl KCl, एक है Na2SO4 K2SO4, ये दोनों 1,1 टाइप के सोल्ट हैं। 1,1 मतलब एक कैटन एक एनायन, ये दोनों 2:1 टाइप के हैं, दो कैटन एक एनायन, दो कैटन एक एनायन। इनका भी सेम आएगा, इनका भी सेम आएगा, समझ गए ना। मतलब बी किस पर डिपेंड कर रहा होता है, सोल्ट की स्टोइकियोमेट्री पर या टाइप ऑफ सोल्ट पर। ये 1,1 वालों सबका भी कॉमन रहेगा। इसके हिसाब से जो ग्राफ बनाऊं मैं लैम्डा एम में और रूट सी में, तो वो ग्राफ आता है y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। सही बात है ना। जब ये ग्राफ हमने बनाया तो हमने दो इलेक्ट्रोलाइट लिए, एक तो मैंने HCl एक्वस सॉल्यूशन लिया जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने ग्राफ बनाया लैम्डा एम में और रूट सी में, ऐसा ग्राफ आया, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली जाके बनाया, फिर मैंने इसको इससे कंपेयर करके देखा, तो क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए नेगेटिव स्लोप के साथ। फिर मैंने एक और ग्राफ बनाया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये मैंने एसिटिक एसिड के लिए बनाया लैम्डा एम और रूट सी में, ये ग्राफ ऐसा आया। इसका मतलब इस इक्वेशन का उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन बोलती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो सबसे पहली लाइन जो हमें याद करनी थी कि ये इक्वेशन किसके लिए करेक्ट है, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक पर लगेगी नहीं है। अब इस इक्वेशन के क्या एप्लीकेशंस हैं वो देखो। पहला एप्लीकेशन तो सभी को पता है कि हम लैम्डा एम और सी का रिलेशन ला सकते हैं, सी क्या है यहां पे, कंसंट्रेशन। दूसरा देखो, जो लैम्डा एम नोट है, ये लैम्डा एम नोट, इसको आप एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हो क्या, आप एक्सपेरिमेंट करो और जाके पता करो, ये पता कर सकते हो क्या, क्योंकि ये तो हमें कब मिलेगा जब कंसंट्रेशन इनफाइनाइट होएगी, और इनफाइनाइट टर्म एक हाइपोथेटिकल टर्म है, आप कभी भी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूटेड बना ही नहीं सकते। अब कोई बोले कि नहीं मैं तो 1 मोल लूंगा और 10,000 लीटर पानी डाल दूंगा, फिर कोई बोले मैं 20,000 डालूंगा, अब इनफाइनाइट डाइल्यूटेड किसको बोले, 20,000 वाले को, फिर कोई बोले नहीं मैं 30,000 डालूंगा। तो कहने का मतलब ये एक्सपेरिमेंटल बात नहीं है। लेकिन यहां देखो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि मैं अपने मन से इस ग्राफ को यहां पीछे और यहां आगे लेके जा सकता हूं, केवल स्केल और पेंसिल से ले जा सकता हूं ना। ये जो हम ग्राफ को बढ़ाते हैं ना, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन। लेकिन वो कौन सी ग्राफ को बढ़ाया जा सकता है, केवल लीनियर को जिसका स्लोप पता है। यहां इस पॉइंट पर सी कितना आएगा बताओ, सी 0 होने का मतलब इनफिनिट डाइल्यूशन, और ये जो है ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट क्या आया था, लैम्डा एम नोट आया था ना। देखो हम थ्योरेटिकली हमने लैम्डा एम नोट पता कर लिया। मालूम आपसे बोलूं कि इस कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम कैलकुलेट करो, जबकि आपने ग्राफ यहीं तक बनाया हुआ था, तो आप वापस लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करोगे फिर पता करोगे, या केवल एक्स्ट्रापोलेशन से ही काम कर दोगे। हाँ, आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधी लाइन खींचोगे यहां और यहां आ गया, ये लैम्डा एम आ गया।
तो ये एप्लीकेशंस हैं डेबाय-हकल ऑन-सेगर इक्वेशन की। वापस देखो, पहले एप्लीकेशन क्या थी, लैम्डा एम और सी का रिलेशन पता चला। दूसरा, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नोट कैलकुलेट कर पाए। कैसे? एक्सट्रापोलेशन से। हम अननोन कंसेंट्रेशंस पे लैम्डा एम नोट पता करके आए। लेकिन क्या इस ग्राफ का एक्सट्रापोलेशन पॉसिबल है? नहीं। ये जो ग्राफ है ना, उसमें तो मैं स्लोप ही नहीं पता, हर पॉइंट पे स्लोप बदल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि आगे स्लोप क्या आएगा। मतलब इसमें से वो चित्रकारी नहीं दिखानी, देखो तो ऐसे ऐसे आएगा ना, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ले जाओ ऊपर, ऐसे है ना, ऐसे नहीं। ये मैथमेटिकल है चीजें, है ना, कि अगर आपको स्लोप नहीं पता आगे का, या स्लोप वेरिएबल है, तो आप नहीं कर सकते ये काम। फिर एक डाउट आ गया, कैसे कैसे, स्ट्रॉन्ग के लिए तो पता कर लिया, वीक के लिए पता करके बताओ, कोई तरीका निकालो। तो अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नोट कैलकुलेट करेंगे। इससे तो नहीं होगा, पता ही है आपको क्या आएगा फिर उसके लिए। हाँ, उसके बाद डिपाई-हकल के बाद नेक्स्ट आएगा कोलराउस लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। और समझ में आना, पढ़ के समझ में नहीं आता, आप सही से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। एक चीज ये देख लो पहले, उससे पहले ये ग्राफ ऐसे कैसे आया? आपको वो याद है एल्फा और रूट सी में कैसा ग्राफ आता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन के लॉ के अकॉर्डिंग? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन क्या था देखो, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ऐसा हमने लिखा था एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसको आप नेग्लेक्ट कर दो नीचे वाले को, तो यहां से अल्फा क्या आया, यही आया। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट सी। अब ये और ये ग्राफ कैसा आएगा? हाँ, रेक्टेंगल हाइपरबोला। ये ग्राफ भी वैसा ही है ऑलमोस्ट। तो एक्चुअली क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा होता है। अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो बिल्कुल कम आयोनाइज रहते हैं, कोई 1-2% आयोनाइज है, तो उनका लैम्डा एम भी काफी कम होता है। समझ के बात? जब उसको डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो ही लैम्डा एम बढ़ेगा। तो इसलिए बोला हूं कि अल्फा जितना ज्यादा आएगा लैम्डा एम उतना ही ज्यादा आएगा। उस बेसिस पे ये ग्राफ बनाया है ये वाला। क्लियर है बात? अब वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है कोलराउस लॉ, समझना इस बात को। शुरुआत ऐसे होती है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इतना बोलते आप समझ सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लो है, वीक के लिए है, या दोनों के लिए है। तो आप बोलेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कोई स्ट्रॉन्ग वीक नहीं रहता, सॉरी कोई वीक नहीं रहता। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अल्फा क्या मानते हैं हम, 100% आयोनाइजेशन, और स्ट्रॉन्ग तो वैसे 100% रहता है। तो ये दोनों पर ही एप्लीकेबल है। ये बोलता है एट, लाइन एक एक सुनना, मैं एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन, हाँ, डिसोसिएशन इज कंप्लीट। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूरा का पूरा टूट जाता है इलेक्ट्रोलाइट, चाहे कोई भी हो। ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपको लैम्डा एम नोट एसिटिक एसिड पता करना है, तो ये बोलता है कि ये 100% आयोनाइज हो जाएगा ना, तो जो लैम्डा एम नोट है वो एसिटेट का और H प्लस का सम इसके बराबर हो जाएगा। ईच आयन मेक्स है डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, हर आयन अपना अपना कंट्रीब्यूशन देगा। एंड दिस कंट्रीब्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द आयन with it was associated. This contribution does not depend on the ion with it was associated. और ये कंट्रीब्यूशन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आयन पहले किसके साथ एसोसिएटेड था। समझाऊं मैं आपको? आपके पास दो सॉल्यूशन थे, एक एसिटिक एसिड का, एक सोडियम एसिटेट का। हमने दोनों में इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन करूंगा तो लैम्डा एम नोट एसिटिक एसिड क्या होगा बताओ, लैम्डा एम नोट एसिटेट प्लस लैम्डा एम नोट H प्लस।
सही है। ये क्या होगा, लैम्डा एम नोट एसीटेट प्लस लैम्डा एम नोट Na प्लस। इनमें से जो दो एसिडेट दिख रहे हैं, दोनों में एसिडेट, इन दोनों में से कौन किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल सेम होगी 100%, क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन है इसका, ये इसकी वैल्यू है। हाँ, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाने के बाद इस बात का उसके फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले किसके साथ अटैच था। ये पहले किसके साथ अटैच था? H के साथ, यहां सोडियम के साथ। तो ये दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी। जैसे मैं एक डेटा लिखता हूं, लैम्डा एम नोट ऑफ H प्लस इक्वल टू 393। ये डेटा फिक्स है, आपको हर बुक में यही मिलेगा। अब ये H प्लस किसी भी एसिड से आए, चाहे वो वीक से आए या स्ट्रॉन्ग से आए, H2SO4 से आए या HNO3 से आए या एसिटिक एसिड से आए, इसकी वैल्यू फिक्स है बस। समझे मेरी बात? अब वो डेफिनेशन एक बार फिर देखें, वापस सुनो, मैं हिंदी में समझाता हूं उसको। कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन था तब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज हो जाता है। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज हो जाता है। और तब हर आयन मोलर कंडक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे इसकी मोलर कंडक्टिविटी किस किसने कंट्रीब्यूशन किया? जो भी आयन इससे मिले थे, एसिड मिला था, H प्लस मिला था। और ये कंट्रीब्यूशन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ये आयन पहले किसके साथ एसोसिएटेड था। एग्जैक्टली मैंने वही डेफिनेशन बोली है जो अपनी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। बात समझे? जो पुरानी एनसीईआरटी है, 4-5 साल पुरानी, उसमें सेम चीज है ना, वो लैम्डा एम को ना होकर लैम्डा इक्यू के लिए है। वहां लैम्डा एम यूज नहीं किया, लैम्डा इक्यू किया। अपनी बुकलेट में भी लैम्डा इक्यू ही लिखा हुआ है। एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया ऐसा, दोनों ऑप्शन में लैंग्वेज सेम, बस डिफरेंस किसका? एक बार लैम्डा एम का, एक बार लैम्डा इक्यू का। वैसे ईच एंड मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और एक में फॉर मोलर कंडक्टेंस। अब ये क्वेश्चन आया तो अब आंसर क्या जाना चाहिए था इसका? अब एक्चुअली क्या है कि ऐसी बात आप मोलर कंडक्टेंस के लिए तो हमेशा लिख सकते हो इस तरीके से, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में थोड़ी देर पहले फंस गए थे हम, जब हम मिक्स सोल्ट पढ़ रहे थे। बात समझ में आई ना? तो वहां कभी 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 हम फंस जाएंगे उसके अंदर। तो अब ये क्वेश्चन है ना, उस पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन करा कि इसमें तो मोलर आना चाहिए, तो नीट वाले बिल्कुल नहीं माने। पहले नीट नहीं होता था, सीबीएसई पीएमटी होता था, वो बिल्कुल नहीं माने। वो बोले बात तो सही है कि मोलर कंडक्टेंस आनी चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कभी कभी एक्सेप्शन आ जाएगा, पर हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, हम इसी को सही मानेंगे। और फिर वही आंसर गया था उसके अंदर। लेकिन अब एनसीईआरटी ने वो इक्विवेलेंट टर्म वहां से हटा दिया, मोलर लिखा हुआ है। तो आपको बोर्ड में अगर आए तो मोलर ही लिख कर आना है, इक्विवेलेंट वाला गलती हो जाएगा। समझे मेरी बात? हाँ, मतलब EQ वाला भी सही हो, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन आ जाएंगे बस। मान लो इसी के लिए मुझे EQ लिखना है, लैम्डा एम EQ एसिटिक एसिड, ये लिखना हो तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मिक्स सोल्ट में आके गड़बड़ हो जाती है सारी। लेकिन जब एनसीईआरटी में मोलर है तो हम मोलर ही याद करें इस बात को। कोलराउस लॉ समझ में आया है? देखो कोलराउस लॉ क्या बोलता है, उसको मैं सिंपल तरीके से समझाऊं आपको। कोलराउस बोलता है कि आप लोग लैम्डा एम CH3COON, क्या इसको डिबाई हकल से पता कर सकते हो? नोट कर सकते हो, क्योंकि ये तो सोल्ट है, और सोल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या आप लैम्डा एम HCl डिबाई हकल से पता कर सकते हो? पता कर सकते हैं। क्या आप लैम्डा एम NaCl डिबाई हकल से पता कर सकते हो? कर सकते हो। अभी अपने लो पढ़ा है, अभी आप ये बात है ना, थ्योरेटिकल है अभी तो। कैसे? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% आयोनाइज हो जाएगा, ये कंट्रीब्यूशन आएंगे, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेगा कौन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। बात समझे ना? तो ये इक्वेशन अभी काम की नहीं है अपने लिए। अब कैसे पता करेंगे वो देखना आप। ऐसे करेंगे, डिबाई हकल लगा के इसका लैम्डा एम पता कर लेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कैसे? ग्राफ के एक्सट्रापोलेशन से इसका पता कर लेंगे, इसका पता कर लेंगे। यहां से आपको कौन कौन से आयन का मिला? एसीटेट प्लस Na प्लस का।
यहां से किसका मिला, H प्लस एंड Cl माइनस का, यहां से Na प्लस एंड Cl माइनस का। हमें चाहिए लैम्डा किसका, एसिटिक एसिड का। हमें एसिटिक एसिड का चाहिए। तो अब ये क्या बोलता है कोलराउस कि देखो इससे एसीटेट और सोडियम आ गया, जो एसीटेट यहां मिलेगा क्या वो ही वैल्यू एसिटिक एसिड वाले एसीटेट की होगी? तो ठीक है, यहां से एसीटेट पिक करो। यहां से H प्लस आ गया, जितना लेमडा एम नोट H प्लस HCl वाले का होगा क्या उतना एसिटिक एसिड का होगा? ये भी पिक करो। लेकिन इनका पिक करने के चक्कर में ये फ्री में पिक हो गए, इनको यहां से हटाओ। सिंपल सी मैथ्स कर रहे थे हम लोग। तो एक काम करो, NaCl का पता कर लो, और NaCl इन दोनों को ऐड करके NaCl माइनस कर दो। ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें फ्री में कौन मिल गया, एसिटेट और H प्लस। वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस तरीके से पता करते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पता किए, डिबे लगा, डिबे कल यहां भी लगेगा, उसके बाद यहां की बात होगी, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। अब शायद आपको कोलराउस लॉ समझ में आ गया होगा, तो एक बार वापस रिपीट कर दे कोलराउस लॉ एक सेकंड में। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब 100% आयोनाइज होगा तो मोलर कंडक्टेंस के लिए हर आयन अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देगा, और ये कंट्रीब्यूशन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो पहले किसके साथ अटैच था। सिंपल सी बात, ऐसे याद रख, ऐसे समझ लोगे याद हो जाएगी। वैसे रटोगे पता नहीं कितनी बार रटना पड़ेगा तब जाके होगी, और आगे जाके फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। और बोर्ड में पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है व्हाट इज कोलराउस लॉ। आगे कोलराउस लॉ के एप्लीकेशंस है ना, ये ऐसे बोल रहे थे कोलराउस लॉ क्या है, इसके एप्लीकेशन बताओ। एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। पहला एप्लीकेशन क्या लिखोगे आप, कि इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम नोट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी के लिए तो किया था सारा, ठीक। दूसरा इसका एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एल्फा एंड के ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यह है डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एल्फा और के यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखना कैसे, कितना आसान सा है। क्या इसमें कोई दिक्कत आपको? अभी तो हम बात कर रहे थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का एल्फा और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जस्ट जैसे ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, सही है ना। ग्राफ भी सेम आए थे दोनों के। यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। बोलो। अब मैं इसमें है ना, ऊपर तो मैं लैम्डा एम ले रहा हूं, मतलब कोई कंसंट्रेशन ले रहा हूं, और नीचे मैं ले रहा हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऐसा कर सकते हैं ना। अरे दो डेटा लेने हैं कोई भी, एक तो आपने एम कंसंट्रेशन ले लिया, एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन लूंगा तो अल्फा 2 कितना हो जाएगा, 1, मतलब नीचे 1 आएगा। ये बन गया फॉर्मूला। कितना आसान था। अगर अल्फा आ गया तो फिर के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये याद ही होगा। जनरली ये नेग्लेक्ट हो जाता है। ये इसका सेकंड एप्लीकेशन है। कोई दिक्कत है इसमें? थर्ड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ एस एंड के एस पी फॉर स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट। इसका मतलब क्या है, देखो ये इक्वेशन आप जानते हैं अच्छे से। क्या बच्चों मैं यहां नोट भी लिख सकता हूं क्या? क्या सोच रहे हो, ऊपर जगह ऐसा लग जाएगा, नोट लगा दो लगा दो। मतलब कैसे लिख सकते हैं नोट? अगर मैं यहां नोट लिखूंगा मतलब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है, तो फिर कंसंट्रेशन क्या आएगी, जीरो आएगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन, तो यहां जीरो लग दे। कौन बोल रहा है? यहां नोट नहीं लगा सकते। यहां जो मोलरिटी आएगी उसका लैम्डा एम आपको मिलेगा। तो अगर लैम्डा नोट यहां लगा दिया, इसका मतलब तो वहां कंसंट्रेशन जीरो रखो। मेरी बात समझ में आई क्या? लेकिन
अब एक हम यहाँ पे छोटा सा अजम्पशन लेंगे। ऐसे सोल्ट कौन से होते हैं? स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट्स, जिनकी सोल्युबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है। तो जैसे मान लो मैंने एक सोल्ट लिया ऐसा, एजीआई लिया मान लीजिए, एजीआई की सोल्युबिलिटी आपको मिली 10⁻10 m, ऐसी सोल्युबिलिटी मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन में एजी प्लस और आई माइनस, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻10 m है। इतनी कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ही है। 10⁻10 बहुत छोटा नंबर होता है ना, इतना छोटा होता है। जैसे ये आपके पास मार्कर है, इसके मान लो 10⁻10 टुकड़े कर दें, फिर जो एक टुकड़ा आएगा उसकी साइज क्या आएगी? 10⁻10 टुकड़ा कर दो मतलब 10 के आगे 9 जीरो और लगाने, तो ऐसी साइज आएगी जो कभी दिख ही नहीं सकती। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाओ, वो बोलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ पड़ा तो है। समझे मेरी बात? तो इतनी कम कंसंट्रेशन है, तो ये अपने आप में क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ही है। मेरा मतलब ये हुआ, इसको आप इनफाइनाइट डाइल्यूटेड मान लो, तो फिर यहां इनफाइनाइट आ जाएगा, यहां ऐसा जाएगा। समझे मेरी बात? इस कंसंट्रेशन को आप इनफाइनाइट डाइल्यूटेड ही मान लेते हो। अगर ऐसा आ गया, इसका मतलब आपने क्या पता, एस क्या है यहाँ पे? सोल्युबिलिटी। आपने सोल्युबिलिटी पता कर ली, और अगर सोल्युबिलिटी पता कर ली तो के एस पी इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, ये फॉर्मूला याद होगा शायद, यहां से हम के एस पी ले आएंगे। थर्ड एप्लीकेशन हो गया। अब इसका ना बेसिक समझ में आना चाहिए। अगर आपको बेसिक समझ में आया ना, वहां जब कंफ्यूज होगा कि यार यहाँ नोट आएगा कि नहीं आएगा, जबकि आप क्लियरली समझ सकते थे कि यहां नोट लाना है आपको। क्यों? ये कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन है, और कोलराउस लॉ केवल लैम्डा एम नोट की बात करता है। उसने लैम्डा एम की बात ही नहीं करी करीबी। उसकी लाइन की शुरुआत ही कहां से हुई थी? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उसके थ्रू हम यही कैलकुलेट कर सकते थे बस। बात समझ में आई? तो ये इसकी थ्योरी थी, इस टाइप की। जो सबसे, जहां ज्यादा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, वो था डाइल्यूशन वाले पार्ट में। अब इतनी देर से डाइल्यूशन वाला पार्ट ही चल रहा था। डिबाई हक्कल, कोलराउस, वो सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? डाइल्यूशन के बारे में। पहले एक नॉर्मल डाइल्यूशन था, फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चले गए थे। और उससे पहले तो सिंपल फॉर्मूले हैं, उनमें वैल्यू पुट करनी होती है। अब एक दो एग्जांपल करके देखते हैं, आप लिखो। जल्दी से करना बच्चों, बिल्कुल भी टाइम नहीं है अब, है ना। दो तीन एग्जाम्पल कराऊंगा मैं। सबसे पहले इस सोल्ट का लैम्डा एम नोट पता कर लो पूरे का। इसमें वैल्यू रखनी पड़ेंगे ना, मैंने वैल्यू नहीं रखी। ये हो जाएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी सेम है। अब सेंटीमीटर है तो फॉर्मूला आपको पता है कौन सा लगेगा, के भी सेंटीमीटर में आएगा फिर। कर लिया होगा। देखो अगर मैं तो इसको ऐसे अटेम्प्ट करता, जैसे मैं देखूंगा एस, एस देखते मुझे याद आएगा कि ये तो कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन है, तो मैं सीधा फॉर्मूला याद करूंगा। वो होता है लैम्डा एम नोट इक्वल टू के इन 2000 बाय एस। ये काम करेंगे।
ये लैम्डा एम नोट किसका है? पूरे सोल्ट का। तो ये कैलकुलेट करो आप, लैम्डा एम नोट ऑफ सोल्ट, सोल्ट है Ag2SO4, लैम्डा एम है मतलब सारे मोल लेने हैं, तो ये आएगा 2 इंटू लैम्डा एम नोट ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ सल्फेट। ये काम किया था, ये 2 से मल्टीप्लाई किया था क्या? वेरी गुड। 2 इंटू 50 प्लस 100 इक्वल टू 200 आ गया। अब यहां वैल्यू पुट करो, यहां से एस कितना आएगा देखो, के इंटू 1000 बाय लैम्डा एम नोट। के कितना है? 10⁻⁵ इंटू 1000 बाय 200। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, ये 10⁻⁴ बच्चा, या 5 बोल दो, 5 इंटू 10⁻⁵ आ गया। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे आगे? केएसपी का ये फॉर्मूला यूज करोगे। सोल्ट है आपके पास Ag2SO4, इसका मतलब ये है कि ये तो है एक्स, जो कैटायन का नंबर है उसको हम एक्स बोलते हैं, ये तो होता है। और जो एनायन का नंबर है उसको हम वाई बोलते हैं। एनायन कितने हैं? सल्फेट कितने हैं आपके पास? 1। 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, s की पावर 2 + 1, मतलब ये आ गया 4s³। 4 इंटू एस की वैल्यू रख दो, 5 इंटू 10⁻⁵ का क्यूब। बताओ आसान था कि नहीं था? आसान था, कुछ भी इसमें मुश्किल जैसा लग नहीं रहा। आपको डाउट है कोई? नहीं? एक और एग्जांपल करोगे? ठीक है। ये थोड़ा सा है ना लेंथी रहेगा। ये एसीटेट का, ये H+ का, के 10⁻⁴ दे रखा है, if lambda m of acetic acid is 10, lambda m of 0.1 m acetic acid is 10 Simon centimeter square mole inverse, then find alpha and k of acetic acid। सही से सारे डेटा ऑब्जर्व करना। ये के थोड़ा चाहिएगा अपने को, ये तो के तो मैंने ऐसे दे दिया, हटा दो के, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। अल्फा क्या होगा? अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नोट, ये फॉर्मूला था क्या? अल्फा ये पता कर लो इससे, लैम्डा एम नोट कितना आएगा इन दोनों का सम बच्चों, तो ये आ गया 400। लैम्डा एम कितना है ऊपर वाला मैंने दिया हुआ है 10/400, मतलब 1/40 है क्या? फिर आप के कैसे लिखते हो? सी अल्फा स्क्वायर, नीचे वाला नेगलेक्ट हो जाता है, तो सी देखो 0.1 इंटू 1/40 का स्क्वायर, ऐसे ही कर रहे हो। ये कंडक्टेंस वाला पार्ट हमने पढ़ा है ना? आज जाके हर टाइप के कुछ कुछ दो दो चार चार एग्जाम्पल करो, लगभग 10-15 क्वेश्चन सोल्व करो, 100% क्लियर हो जाएगा। फिर कल हम गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कर देंगे।